नीट पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घमासान मचा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नीट पर सुनवाई जारी है, तो वहीं आज संसद में इस मुद्दे पर खूब हंगामा होने के आसार दिख रहे हैं। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज सरकार पर सवाल उठाए, जिसका शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। कुछ देर पहले आपको बता रहे हैं कि बहस हुई संसद के भीतर। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 40 से ज्यादा याचिकाओं पर नीट मामले में सुनवाई जारी है। आपको सुनाएंगे कि संसद में शिक्षा मंत्री का जवाब क्या था। दोनों बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ लाइव अपडेट के लिए रिपोर्टर्स भी हमारे जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत संसद में हंगामे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने नीट को लेकर सरकार को फिर घेरा है। मंत्री समस्या नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आवाज बुलंद की है। परीक्षा प्रणाली में गंभीर समस्या है। भारत में परीक्षा व्यवस्था ठप है। और उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बयान आया, जवाब दिया गया पेपर लीक पर। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 7 साल में पेपर लीक के सबूत नहीं मिले, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है, ये कहा गया। और पेपर लीक पर राजनीति अब हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया। राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार कुछ छिपा नहीं रही है। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। तो आपने राहुल गांधी को भी सुना और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी सुना। अब आपको अखिलेश यादव का बयान सुना था। अखिलेश ने भी पेपर लीक पर सवाल उठाए हैं। सेंटर की जानकारी मुहैया कराई जाए, ये अखिलेश ने पूछा सदन के भीतर, और पेपर लीक पर जवाब देना होगा। अखिलेश ने ये कहा है। सरकार ने पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं।
सरकारी सीटें 30,000 हैं। मेरे आपके माध्यम से अध्यक्ष एक ही महोदय, निवेदन है मैं कि बिना आदरणीय ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर नीट मामले पर ही, नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। सीजीआई ने ये कहा है कि बयानों से ये लगता है कि 4 मई से पहले पेपर लीक हुआ है। ये बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ी टिप्पणी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि एनटीए ने भी पेपर लीक की बात मानी है। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि पेपर लीक किसी पेशेवर गिरोह का काम है। 40 से ज्यादा याचिकाएं जिस पर सुनवाई की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष पांडे हमारे साथ था, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, एक तरफ तो सदन के भीतर नीट पेपर लीक मामले में विपक्षी पार्टियों के नेता छात्रों के न्याय की बात बार बार कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 40 से ज्यादा याचिकाएं हैं। याचिकाकर्ता का क्या कहना है? इस बीच सीजीआई की भी बड़ी टिप्पणी आई। बिल्कुल निधि, देखिए चूंकि ये मामला जो है 23 लाख से भी ज़्यादा बच्चों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने परीक्षा दी है और यही वजह है कि सीजीआई इस पर आज सुबह से लगातार सुनवाई कर रहे हैं। पहल इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से एनटीए के उस मसले पर सवाल उठाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप इसके परिणाम घोषित करें, और उसके बाद ये साफ तौर पर कहा गया कि जो एनटीए और केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि सिर्फ 5 मई को ही सुबह जो पेपर था वो लीक हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बिहार पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से बयान लिए गए 4 आरोपियों के, उससे ये स्पष्ट होता है कि जो पेपर था वो 3 मई से पहले या फिर 4 मई को लीक हुआ था। और उस बयान में ये साफ तौर पर कहा गया है कि 4 मई को शाम को बच्चों से ये कहा गया कि आप पेपर को याद कर लें, और ऐसा तभी कहा जा सकता है जबकि पेपर लीक हो चुका हो और पेपर उनके पास हो। अभी इस मामले पर लगातार बहस जारी है। जो एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जवाब दे रहे हैं हर एक पहलू पर, और याचिकाकर्ताओं की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जो लीक है वो बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि इसका जो आदान प्रदान हुआ है वो व्हाट्सएप के जरिए हुआ है। ऐसी स्थिति में इस पेपर को और इस परिणाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि सीजीआई का ये कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह से बीच का कोई रास्ता अगर निकलता हुआ दिख रहा होगा तो वो ज़रूर उस पर गौर करेंगे, और यही वजह है कि वो लगातार इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, पीयूष नजर बना के रखिए, सुनवाई के अंत तक कुछ और ज्यादा अपडेट सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या री एग्जाम को लेकर भी कोई फैसला आ सकता है, इस पर भी नजर बना कर रखिए। पीयूष, आऊंगे आपके पास। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नेम प्लेट विवाद जो कि बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है, नेम प्लेट विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और यहां पर भी सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसी विवाद को लेकर जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में सुनवाई हो रही है। याचिका में यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है जो यूपी सरकार ने आदेश दिया। याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका है जिसमें नेम प्लेट विवाद पर संग्राम मचा हुआ है। इसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। तो नेम प्लेट का विवाद शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी, उसके बाद यूपी सरकार ने पूरे राज्य के लिए यह आदेश जारी किया गया जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और जिसकी बेंच में सुनवाई हो रही है। और नेम प्लेट विवाद के बीच आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रशासन ने बड़े और खास इंतजाम किए हैं।
पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान तैयार कर यातायात एडवाइजरी जारी कर दी है। यात्रा आज से 2 अगस्त तक जारी रहेगी ये कांवड़ यात्रा। वहीं यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ एनडीए के सहयोगियों की आवाज मुखर होती जा रही है। इन सब के बीच TV9 पर कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद का लाइव टेस्ट भी हम करेंगे और लगातार ये बड़ी कवरेज आपके सामने रखेंगे कि वहां से लोग क्या सोचते हैं। और इस बीच आपको बता दें, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, याचिकाकर्ता के वकील की दलील सामने आई है। ये आदेश समाज को बांटने जैसा है। ये याचिकाकर्ता की वकील है, वकील की तरफ से दलील दी गई, दुकानदारों की पहचान आर्थिक बहिष्कार जैसा है। तो बड़ी बात कही गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। पीयूष पांडे हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। पीयूष, इसमें बड़ी दलील ये निकलकर सामने आई कि ये आदेश समाज को बांटता है, इसीलिए इस आदेश को वापस लेना चाहिए। ये याचिकाकर्ता की दलील में सामने आया है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए हैं। उनका ये कहना है कि राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर ये आदेश जारी किया गया। पहला तो ये कि पुलिस ऐसा कोई आदेश नहीं जारी कर सकती, क्योंकि ये आदेश उसके परव्यू में नहीं आता, उसकी शक्ति नहीं है कि वो इस तरह का आदेश जारी कर सके। और दूसरी बात ये है कि इस आदेश का जो निहितार्थ है उसका बड़ा व्यापक असर हो सकता है, ये समाज को बांटता है और इससे एक वर्ग को बड़ा नुकसान हो सकता है। उनको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया है। इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और आदेश पर रोक लगाए। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर याचिकाकर्ताओं से सवाल जवाब कर रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने ये निवारक स्टेप लिया है, यानी कि निवारक कदम उठाया है सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। और यही वजह थी कि ये निवारक आदेश जारी किया गया, ये राज्य सरकार का कहना है। जबकि यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और पुलिस की तरफ से ऐसा आदेश नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई शक्ति कानून से नहीं मिली हुई है। तो अभी सवाल जवाब इस पर चल रहे हैं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। जी निधि, बड़ी बात है, नजर बना के रखिए। पीयूष पांडे बड़ी जानकारी दे रहे थे कि इस विवाद को लेकर जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से दलील दी जा रही है और अब आगे यूपी सरकार के वकील भी दलील देंगे। बहरहाल लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, इसी विवाद को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई चल रही है, लेकिन जो एनडीए के दल भी हैं, सहयोगी दल भी हैं बीजेपी के, वो भी आवाज उठा रहे हैं, मुखर तौर पर बोल रहे हैं इस विवाद को लेकर कि कैसे ये फैसला लिया गया है। इस बीच विपक्ष तो प्रहार कर ही रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। नेम प्लेट विवाद को लेकर कैसे विपक्ष की ओर से घमासान मचा हुआ है, आपको सुनवाते हैं विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है। इस देश में अब सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं और कुछ नहीं है, समस्या ही समस्याएं हैं। हमने डिप्टी स्पीकर का मामला उठाया कि परंपरा ये है कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, लेकिन उसका उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है। सरकार की तरफ सभी कोई जवाब नहीं, मामला पार्लियामेंट में भी उठाएगा ये। हमने कहा कि जल स्रोत इस देश का वाटर टेबल है इतना नीचे जा रहा है कि अभी भी दिल्ली में पीने के लिए टैंकर से पानी आना शुरू हो गया है। हो सकता है 10 साल बाद दिल्ली में ये स्थिति हो जाए कि लोग दिल्ली छोड़ के जाना लगे। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ। पानी मत पिलाइए किसी को। तो दुकानों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हरिद्वार से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
सावन मास की आज पहली सोमवारी है और हम पहुंच गए हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां की देश के तमाम राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कांवड़िए पहुंच रहे हैं और यहां से जल उठाकर वो अपने अपने गंतव्य, जिस शिवालय पर उनकी आस्था है वहां जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और यहां पर आपको इस गंगा की धारा के साथ साथ आस्था का जनसैलाब भी दिखाई देगा। हर की पौड़ी की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं और जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाज़ा यहाँ पर होगा कि कितनी बड़ी संख्या में आज पहली ही सोमवारी को लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, यहाँ से जल उठा रहे हैं गंगा जल, और उसके बाद अपने अपने गंतव्य की ओर, जहाँ उनकी श्रद्धा है शिवालय में, उसकी ओर उस जल को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार में इस वक्त भारी भीड़ आपको श्रद्धालुओं की दिखाई देगी। जो भी उत्तराखंड के आसपास के राज्य हैं उनसे तो श्रद्धालु आ ही रहे हैं, लेकिन दूर दूर से भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और ये चारों तरफ की घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे यहाँ से। हज़ारों की तादाद में आपको दिखाई देंगे, रंग बिरंगे आपको कांवर दिखाई देंगे और जय भोले की जय घोष भी आपको सुनाई देगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं? आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से हैं। और आप? बिहार से। बिहार से आए तो देखिए, बिहार और दिल्ली, आप कहाँ से आए? हम भी दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। आप लोग किधर से हैं? बिहार से आए। बिहार से। सीतामढ़ी बिहार से। जी जी। अच्छा, तो इतनी दूर से आप लोग हर बार हरिद्वार आते हैं या फिर पहली बार आए? पहली बार ही आए हैं। जी जी। अच्छा, कैसा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। बहुत बढ़िया बोले, बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज बढ़िया है, बहुत बोले हैं। बोल शंकर भगवान की। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ लोगों से बात की और इसी में 3 राज्यों के लोग आपको यहाँ पर मिल गए। उसके अलावा आप देखिए तो तमाम लोग आपको यहाँ पर आते जाते लगातार दिखाई देंगे और ये सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह ही ये इतनी भीड़ और ये और आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, यानी कि आज ही हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहली सोमवारी के दर्शन को विशेष माना जाता है। पहली सोमवारी को यहाँ से जल उठाकर आगे जाना विशेष माना जाता है और इस दिन को विशेष बनाने के लिए तमाम कांवड़िए और श्रद्धालु इस जगह पर पहुँचे और यही वजह है कि यहाँ पर आपको इस तरह की रौनक जो है वो घाट के किनारे आपको दिखाई देगी। नेम प्लेट, दुकानदारों के नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो आखिर उसके साथ धोखा होगा अगर उसे पता ना हो कि वो किस तरह की दुकान में भोजन कर रहा है। बड़ी टिप्पणी है इस मामले में। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वेच्छा के नाम पर जबरन आदेश लागू किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और पीयूष हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, अभिषेक मनु सिंघवी की बड़ी टिप्पणी आई, लेकिन इस बीच जजेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नॉनवेज और वेजिटेरियन को इसमें लाइन खींची जानी जरूरी है। और अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टिव जारी हुआ है पुलिस की ओर से उसमें नाम तो स्वेच्छा का लिया जा रहा है, लेकिन उसे जो लागू कराया जा रहा है वो जबरन कराया जा रहा है। यानी कि कहीं भी कोई रेहड़ी पटरी वाला दुकानदार है उसे कहा जा रहा है कि आप हर हाल में अपना नाम और पता और ये स्पष्ट करें कि आखिर आप क्या बेच रहे हैं। चूँकि इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ये कहना चाहते हैं कि इस जो आदेश आया है वो अभी तक पुलिस की तरफ से जबरन लागू कराया जा रहा है और जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि अगर कोई वेजिटेरियन है और सावन के महीने में वो कांवड़ लेकर के जा रहा है और ऐसी स्थिति में अगर वो किसी दुकान में या कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कहाँ खाना खा रहा है। तो ये एक सहज सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी याचिकाकर्ताओं से किया गया है ताकि इस मामले में स्पष्टता आ जाए कि उन्हें समस्या कहाँ पर है, डायरेक्टिव से समस्या है या फिर इस आदेश को बहुत तेज़ी से लागू करवाने पर समस्या है। वो ये कोर्ट ये जानना चाहती है कि जो याचिकाकर्ता हैं वो यहाँ पर क्योंकि आर्टिकल 25 के बेसिस पर नहीं आए हैं और ये जो डायरेक्टिव है ये कानून व्यवस्था में बिगाड़ करने या ख़राब करने के मद्देनज़र जारी किया गया है और इससे किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का वायलेशन भी नहीं है। तो कोर्ट ये जानना चाहती है कि आखिर जो याचिकाकर्ता आए हैं वो चाहते क्या हैं, क्योंकि अगर वो पार्शियल रिलीफ चाहते हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी कर सकता है कि अगर स्वेच्छा कहा गया है तो स्वेच्छा के आधार पर ही लागू कराया जाए। और इसके इतर पूरा आर्गुमेंट अभी चल रहा है कि आखिर
स्वेच्छा और जबरन के बीच उन्होंने अंतर कैसे निकाला याचिकाकर्ताओं ने, ये उन्हें कैसे पता लगा कि जो आदेश लागू कराया जा रहा है वो जबरन लागू कराया जा रहा है। जी बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं पीयूष, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि खाने को लेकर ये पता होना चाहिए कि दुकानदार कौन है लोगों को, और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि स्वेच्छा के नाम पर जबरदस्ती हो रही है। बहरहाल इस आर्ग्यूमेंट पर हमारी नजर है। इस बीच आपको बता दें कि हरिद्वार में बीते 1.5 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। सावन का पहला सोमवार है, आपने देखा कि हरिद्वार में कितनी ज्यादा भीड़ है, और तेज बारिश के बावजूद शिव भक्तों के उत्साह में कमी नहीं देखी जा रही है। हर की पौड़ी में चारों तरफ शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो इस बारिश का लुत्फ भी उठा रहे हैं। संवाददाता अभिजीत की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम हरिद्वार के हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और ये टॉप एंगल व्यू हम आपको TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर शिव भक्त पहुँचे हैं, कांवड़िए भी पहुँचे हैं, और ये जनसैलाब आप देख लीजिए हर की पौड़ी से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको शिव भक्त ही शिव भक्त दिखाई देंगे, नारे गूंजते दिखाई देंगे, लोग विसिल बजाते हुए आपको सुनाई देंगे, और चारों तरफ जबकि यहाँ पर बहुत ही तेज बारिश पिछले 1 घंटे से लगातार हो रही है, लेकिन के बावजूद भी शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और इसलिए ये दृश्य जो है हरिद्वार में बहुत ही विशेष हो जाता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, शिव भक्त यहाँ पर पूरे उत्साह में ही दिखाई देते हैं। हालांकि पिछले 1 घंटे से ज़्यादा से ये बारिश लगातार हो रही है, ये एक चिंता का विषय पहाड़ों के लिए ज़रूर हो सकता है, लेकिन चूंकि आज पहली सोमवारी है तो शिव भक्तों को इस बात से शायद कम चिंता हो, क्योंकि उनके लिए एक तरह से ये सावन मास का स्वागत है और शिव जी का आशीर्वाद है जो कि आसमान से बरस रहा है उनके लिए। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं एक ऐसे बिग डील की जिसका पूरा होने पर भारतीय वायुसेना की ताकत आसमान में न सिर्फ कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए भी हद में रहने की चेतावनी होगी। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी F-21 फाइटर जेट की, जिसके बारे में बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में ये एडवांस मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की शान बढ़ाएगा और युद्ध के समय भारत के वायुवीरों की विजय सुनिश्चित करेगा। यही है अमेरिका का वो हवाई योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी परवाज से दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। और जब ये किलर बाज एक बार अपनी रडार गाइडेड AMRAAM मिसाइलों से टारगेट को लॉक कर देता है तो अचूक निशाने से दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट करने में समय नहीं लगता। नाम है F-21 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका निर्माण अमेरिका में रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। और अब कंपनी चाहती है कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होकर शक्ति को कई गुना बढ़ाए। लॉकहीड मार्टिन कंपनी के CEO जिम टेकलेट इसी सिलसिले में 18 जुलाई को नई दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्होंने F-21 फाइटर जेट देने की पेशकश की थी। लॉकहीड मार्टिन ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने आधिकारिक X हैंडल पर साझा करते हुए लिखा, CEO जिम टेकलेट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। 3 दशकों से अधिक समय से एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में हम स्थानीय उद्योग की होनहार प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानते हैं और भारत अमेरिका के बीच रक्षा और औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लॉकहीड मार्टिन के इस पोस्ट से ये भी साफ है कि कंपनी F-21 का निर्माण भारत में ही करना चाहती है। कंपनी इस समझौते के तहत भारत के लिए भारत से फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहती है। आगे चलकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही F-21 का निर्माण हो सकता है। कंपनी ने इस संबंध में पहले ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है और भारत में प्लांट लगाने के लिए टाटा समूह के साथ डील भी कर ली है। वो है कि हम भारत में ही बना पाएंगे, अपने लिए ही नहीं दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए भी बना पाएंगे। ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ा कदम है। वाकई में देखा जाए तो ये डील बड़ी अच्छी है और भारत की एयरफोर्स को एक बड़ी ताकत मिलेगी इससे।
खास बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-21 के अलावा सिकोरस की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और कंधे से दागे जाने वाले एंटी आर्मर हथियार जैवलिन को भी देने की पेशकश की है। वैसे लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी एक बयान जारी हुआ। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टेकलेट ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लॉकहीड मार्टिन भारत अमेरिका एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक सहयोग में प्रमुख भागीदार है। हम मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के सपने को साकार करने की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। हालांकि भारत की तरफ से F-21 खरीद को लेकर अभी कोई हामी नहीं भरी गई है, लेकिन भारतीय वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए मोदी सरकार 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए ऐसे ही किसी लड़ाकू विमान की तलाश में है। इस दौड़ में फ्रांस के दसॉ एविएशन का राफेल फाइटर जेट भी शामिल है, लेकिन दसॉ एविएशन अपने विमानों की तकनीक भारत के साथ साझा करने को इच्छुक नहीं है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत लॉकहीड मार्टिन की F-21 पेशकश पर बात बन जाए और आगे चलकर यह अमेरिकी जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाए। ऐसा हुआ तो F-21 की शक्ति पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली साबित होगी, क्योंकि एक तो ये पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 का सबसे एडवांस वर्जन है। कम ईंधन में अधिक देर तक उड़ान के साथ F-16 की तुलना में कई गुना ज्यादा हथियार ले जाने की ताकत रखता है। नया वेरिएंट 10 मिसाइलों से लैस है। इनमें 8 मध्यम दूरी की रडार गाइडेड अमराम मिसाइलें और 2 AIM-9X साइड वाइंडर्स मिसाइलें शामिल थीं और अमराम मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। F-21 में लगे रडार सिस्टम F-16 के रडार से काफी एडवांस है। F-21 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। राफेल की तरह इसमें भी एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब लगा है, यानी जरूरत पड़ने पर हवा में ईंधन भरा जा सकता है। और F-21 में स्निप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड भी लगा हुआ है। भारत की एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। एक तरफ हमारे तेजस हैं, एक तरफ रफेल और रफेल है, सुखोई है, इनके बीच में ये F-21 फिट होता है। काफ़ी मारक है इसकी क्षमता, तकरीबन एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, सर्वे, रेकी, उसका टारगेट को एक्वायर करना, ये सब काम करने में सक्षम है। F-21 की खासियत ये भी है कि इसका डिजाइन भले ही F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट के जैसे दिखता है, लेकिन अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड के DNA से भी प्रेरित है। जानकारों के मुताबिक ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की शक्ति से बस एक पायदान नीचे हैं। जानकारों के मुताबिक ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की ताकत से बस एक पायदान नीचे है। सबसे बड़ी बात, लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-21 देने की पेशकश के साथ ये भरोसा भी दिलाया है कि भारत ने अगर ये डील कर ली तो अमेरिका भविष्य में F-21 का समझौता किसी दूसरे देश के साथ नहीं करेगा और F-21 पर भारत का एक छत्र राज रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुप्रीम कोर्ट में नाम लिखने का आदेश क्या औपचारिक है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता 3 पहलू हैं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुनवाई में बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। रेहड़ी वालों पर दबाव बनाया जा रहा है, ये याचिकाकर्ता ने कहा। याचिकाकर्ता के वकील की दलील रही कि ये दबाव बनाया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी कहा गया कि स्वेच्छा के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है। समुदाय विशेष के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश हो रही है, ये भी याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया।